गुड इवनिंग सभी को। और आज मैं कक्षा 9वीं के बच्चों के लिए आज मैं दूसरा अध्याय स्टार्ट कर रहा हूँ मैथ्स का। जैसे कि मैंने पहला अध्याय ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखे हैं जो संख्या पद्धति थी उनका जाके प्लेलिस्ट पे मैं सारे वीडियो को एक जगह ऐड कर दिया हूँ, उनको जाके आप देख सकते हैं। तो आज का हमारा जो आज हम लोग जो पढ़ेंगे बहुपद पढ़ेंगे और बहुपद का हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे इस वीडियो में। अगर इस वीडियो के जितने भी मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ अगर इनको क्लियर से अगर आपको समझ में आ जाता है तो आगे मुझे समझाने में भी इजी होगा और आपको समझने में भी। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं कुछ मैंने कॉन्सेप्ट लिखा, क्या क्या आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बीजगणितीय पद के बारे में बताऊँगा या पद बोल सकते हैं। दूसरी बात गुणांक के बारे में बताऊँगा। तीसरा पद का घात बताएंगे। फिर चौथा सजातीय और विजातीय पद के बारे में बताऊँगा। फिर बहुपद का घात क्या होता है, फिर बहुपद का मानक रूप क्या होगा, फिर बहुपद का वर्गीकरण। तो ये कुछ हमारे पास जो 7 टॉपिक हैं इनको हम लोग समझेंगे बेसिक तरीके से। तो अगर आप क्लास 9 के बच्चे हैं तो चैनल पे बने रहिए। साथ ही आप हमारे अभी क्लासेस ऑब्जेक्टिव्स को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पे जितने भी आपके क्लास के ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो वहाँ पे वीडियो आती है। और किसी तरह का आपका डाउट्स है तो आप हमारे अभी क्लासेस डाउट्स चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पे आप डाउट्स पूछ सकते हैं, जल्दी आपको 24 घंटे के अंदर उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग समझते हैं बीजगणितीय पद या तो पद क्या कहते हैं, पहला कॉन्सेप्ट। ठीक है, देखिए अगर मान लीजिए कि कोई भी एक चर ले लूँ, ठीक है। सबसे पहले इस पॉइंट को हम समझने से पहले मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि चर पद जो होता है 2 तरह का होता है। पद 2 तरह का होते हैं, एक बोल सकते हैं चर, दूसरा बोल सकते हैं अचर। ठीक है, चर और अचर 2 चीज़ को हम लोग समझेंगे कि एक्चुअल में चर क्या होता है फिर अचर क्या होता है। चर मतलब होता है चरना, ठीक है। जैसे कि गाय वगैरह क्या करता है, चरते हैं। ठीक है, चरना मतलब कि घास चरने के लिए जाते हैं तो वो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह आगे बढ़ते जाते हैं। मतलब वो क्या कर रहे हैं, अपने स्थान को क्या कर रहे हैं, बदल रहे हैं। तो वो जो स्थान को बदलता है उसको हम लोग कहते हैं चर राशि। सॉरी, यहाँ पे पद नहीं, इसको राशि कहेंगे। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, चर राशि। जो क्या करते हैं, जो स्थान को बदलते हैं, स्थान को बदलते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, चर राशि। और जो स्थान को नहीं बदलता, जो स्थान को नहीं बदलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अचर राशि। सिंपल भाषा में जो नहीं बदलता है और जो बदलता है उसको चर राशि कहेंगे। एक अपनी भाषा में समझिए, ठीक है। तो कौन बदलता है, जैसे कि हम लोग कभी x, y, z ये सब जो संख्याएं आप देख रहे हैं, ये जो हमारा है ये चर राशि है। अब कभी देखिएगा किसी समीकरण में आपको x का वैल्यू 1 मिल जाएगा, कभी 2 मिल जाएगा, कभी 3 मिल जाएगा। मतलब कि ये बोल सकते हैं इसका वैल्यू क्या एक निश्चित नहीं है। x का वैल्यू ऐसा थोड़ी है कि 1 है तो 1 ही होगा, नहीं, हर एक स्थिति में उसका वैल्यू क्या करता है, चेंज करता है। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, चर राशि कहते हैं। अब आता हमारा अचर राशि, किसको कहेंगे, अचर राशि वो होंगे जिसका मान क्या होता है, कभी भी नहीं बदलता। मान लो कहीं पे हम लोग 1 लिख दिए, ऐसा कभी देखें 1 के जगह अगर कहीं इक्वेशन 1 है तो 1 के बदले में हम लोग 2 लिखें, ऐसा नहीं होगा। 1 का वैल्यू हमेशा क्या होगा, 1 होगा। 2 का वैल्यू हमेशा 2 होगा, 3 का वैल्यू 3 होगा, 4 का वैल्यू 4 होगा। और अल्फ़ाबेट में अचर राशि A, B, C इस सबको हम लोग अचर राशि में भी काउंट करते हैं। और x, y, z ये ज़्यादातर होता है क्या है, चर राशि में लिया जाता है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया चर और अचर क्या होता है। और हम समझाने जा रहे थे कि ये बीजगणितीय पद क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट था। तो अब मान लीजिए कि बीजगणितीय पद किसको कहेंगे, तो बीजगणितीय पद या तो पद किसको कहेंगे, एक आप क्या ले लो, चर ले लो, दूसरी कोई भी अचर राशि ले लो। अचर राशि को आप क्या कह सकते हैं, संख्या भी कह सकते हैं। अचर राशि को आप क्या बोलेंगे, संख्या बोल दीजिए, कोई भी आप संख्या ले लो, ठीक है। अब इन दोनों का जो गुणन होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, बीजगणितीय पद। अब इसको हम लोग क्या कहते हैं कि इसको समझते हैं एग्जाम्पल के तरह से। मान लीजिए कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए हमारा चर में कोई भी ले लो, कुछ भी ले ले, x ले लेते हैं, और अचर में कुछ भी ले लेते हैं, यहाँ पे कोई भी ले 2 ले लेंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा 2x, ऐसे भी ले सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया, बीजगणितीय पद हो गया। और भी आप कुछ ले सकते हैं, मान लीजिए हम लोग चर हम लोग 2 ले लिए, x और y ले लिए, अचर में हम लोग 3 ले लिए, तो यहाँ पे गुणे 3 कर दिए,
तो ये हमारा 3xy, ये हमारा क्या हो गया, पद बन गया। और भी कुछ ले सकते हैं आप, जैसे कि मान लीजिए हम लोग यहाँ पे इस बार z² ले लेते हैं, गुने कुछ भी यहाँ ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, तो 4z²। आप यहाँ पे a भी ले सकते हैं। तो ये क्या हो गया, चर और अचर दोनों को मल्टीपल करके लिखेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हमारा बीजगणितीय पद बनेगा। आप सोचिएगा कि ऐसे भी लिख सकते हैं x गुणे 1, तो सिर्फ x भी आ जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप सिर्फ बोले सर x यहाँ पे सिर्फ लिख रहे हैं x, ये सिर्फ तो आप बोल रहे हैं चर ही लिख रहे हैं, लेकिन आप हमेशा याद रखिए इसके साथ एक क्या होगा, हमेशा मल्टीपल होगा। आप एक लिखो या ना लिखो, हमेशा वो क्या करेगा, उससे मल्टीपल होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये बीजगणितीय पद आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं दूसरे टॉपिक पे और उनको समझते हैं। अब देखिए हमारा दूसरा क्या है, गुणांक। अब हम लोग समझेंगे गुणांक के बारे में। एक्चुअली में गुणांक क्या होता है, देखिए हमारे पास कोई भी पद है ना, मान लो कि अभी जो हम लोग लिखे थे, क्या लिखे थे, कुछ भी ले लेते 4x, ठीक है, कुछ भी ले लेते हैं यहाँ पे 3x², 9xy, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि अगर देखा जाए 4x अगर लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं 4 गुणे x, ठीक है। अगर इसको लिखना चाहेंगे 3 गुणे x², अगर इसको लिखना चाहेंगे तो 9 गुणे क्या होगा, xy। तो ये हमारा चर राशि हो गया, ये भी मेरा क्या होगा, चर राशि हो गया, और ये भी मेरा x जो है ये मेरा क्या होगा, चर राशि हो गया। क्लियर है। अब इस चर राशि के साथ एक अचर संख्या जो दिख रहा है, ये जो हमारा दिख रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं, गुणांक कहते हैं। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि x² का गुणांक क्या होगा, ये 3 होगा। इसके पीछे साइन जो होगा उसको साथ में लिखना होगा। मान लीजिए -3 रहता, तो अगर हम पूछते x² का गुणांक क्या है तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अगर हम पूछेंगे यहाँ पे xy का गुणांक क्या है तो क्या होगा, 9 हो जाएगा। सिर्फ x का गुणांक पूछेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 4 होगा। क्लियर। मैं और भी आपको देते हैं, जैसे कि मान लीजिए 7x³ में, ठीक है, ये है ना x³ का गुणांक क्या है, ये अगर हम पूछ दें आप क्या बोलोगे, तो x³ का अगर आप गुणांक देखोगे तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, 7 दिख रहा है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 7 लिखोगे। अगर हम लोग और भी कोई ऐसे लिख देते हैं x -7 x + 2y² + 6, ऐसा कोई हमारे पास समीकरण दिया है। अब यहाँ पे ना आपको कुछ ही पूछ सकता है। हम पूछ दिए कि y² का गुणांक क्या होगा, y² का गुणांक क्या है, ठीक है, y² का गुणांक बताना है। तो आपको यहाँ पे सिर्फ y² को देखना है, यहाँ पे y² को देखना है। y² के पीछे क्या है, यहाँ पे +2y लिखा हुआ है, तो यहाँ पे +2 मतलब 2 लिख सकते हैं। अगर पूछ देता है कि x का गुणांक क्या है, इसी में कि x का क्या गुणांक है, तो आपको सिर्फ क्या देखना है, x को देखना है। तो यहाँ पे x मेरा ये है, इसका गुणांक देखो क्या है, ये -7 से मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -7। तो इस पे बेस्ड भी आपके अभी क्वेश्चन है चैप्टर में, तो उसको समझेंगे। और भी मैं आपको एक एग्जांपल देता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे x² 7x + 3z - 9x³ ये दे दिया। अगर हम पूछ दिए कि x³ का गुणांक क्या है, इस इक्वेशन में x³ का गुणांक बताइए, तो क्या आप बताओगे, x³ के पहले यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, यहाँ पे -9, इस साइन को साथ में लेना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -9। तो ये मेरा x³ का गुणांक क्या हो गया, -9। तो उम्मीद करते हैं कि आपको गुणांक भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे हम लोग पद की घात को समझते हैं। अब देखिए हमारा तीसरा पॉइंट क्या है, पद की घात, पद का क्या है, घात। अब इसको हम लोग कैसे समझेंगे, सबसे पहले बात कि हमारे पास जो पद है, पद के बारे में तो समझ में आ गया। जैसे मान लीजिए हमारे पास 4xy, ये हमारा क्या है, पद है। अब इसकी घात हम पूछेंगे कि इस पद की घात क्या है, इस पद की घात क्या है, इसके घात के बारे में बताओ, घात के बारे में बताओ, इस पद के घात के बारे में बताओ क्या होगा। तो सिंपल से यहाँ पे देखिए, अगर कोई भी हमारे पास चर राशि दिया हुआ है, उसका घात हमको नहीं दिया है, तो मतलब उसका घात क्या होगा, 1 होगा। मतलब इसके पावर कितना, 1 है, इसके पावर कितना है, 1 है। लेकिन हमारे पास पूछ रहा है इस पद का घात क्या होगा,
तो आप क्या करना, जितने भी चर राशि के घात है उसको जोड़ दो, जो उसका आंसर आएगा वही उसका क्या होगा, घात हो जाएगा। तो यहाँ पे x पे पावर कितना है 1 और y पे पावर भी 1 है, तो यहाँ पे कितना आ गया 2। तो इस पद के लिए हमारा घात कितना हो गया 2। क्लियर है। अब एक और मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए 9x3y। अब इसका बताइए घात कितना है। तो सिंपल सा देखिए, यहाँ पे y पे घात कुछ नहीं है तो कितना है 1। अब क्या करो, इन दोनों को आप जोड़ दो, 3 और 1 दोनों का घात जोड़ दो, 3 + 1 कितना हो गया 4। तो इस पद की घात कितनी हो गई 4 हो गया। अब और भी हम आपको दिखाते हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे मान लीजिए मैंने 7zxy, अब इसकी घात बताओ क्या होगा। तो सिंपल सा, इसका घात कितना है 1, x का कितना है 1, y का भी कितना है 1। अब सभी घात को क्या करना है, आपको जोड़ देना है। तो कितना हो जाएगा 1 + 1 + 1, तो टोटल कितनी होगी 3। तो हमारे पास इस पद की घात कितना है 3 है। सिंपल सा। एक और समझिए, मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास 8x3 y² z6। क्लियर है। अब यहाँ पे हम पूछें कि इसमें कितना है, तो आप क्या बताओगे, यहाँ पे सबको जोड़ लो, 3 और 2 5 और 6 कितना हो गया, तो 11। तो आंसर क्या होगा 11। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो हम पद का घात था ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं और उनको समझते हैं। अब देखिए हमारे पास आगे हम लोग समझेंगे क्या, सजातीय और विजातीय पद। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सजातीय पद क्या होता है और विजातीय पद क्या होता है। तो सबसे पहले चलिए हम लोग यहाँ पे समझाते हैं सजातीय पद। सजातीय मतलब जो एक जात से रिलेट करता है। मान लीजिए कि हमारे पास एग्जाम्पल है 5a² - a² माइनस या प्लस कुछ भी लिख सकते हैं 6a²। क्लियर है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए, सबसे पहले यहाँ पे देखिए अचर पद को नहीं देखना, जब भी हमको सजातीय पद को देखना है तो चर पद को देखना है। यहाँ पे देखिए ए जो हमारा चर के रूप में यूज हुआ है, तो यहाँ पे देखिए ए तीनों में ए है। अब ए तो तीनों में है, लेकिन उसके घात को भी देखो। अब घात इसमें कितना है, a का स्क्वायर मतलब 2 है इसका घात, इसका भी 2 घात है, इसका भी 2 घात है। तो ये हमारा क्या आ गया, सजातीय में आ गया। ये हमारा एक कैटेगरी में है। ठीक है। अब दूसरा अगर हम इसी में एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि मान लीजिए xy - 6xy और 7/2xy। अब देखिए यहाँ पे अगर घात देखा जाए, x का घात कितना है 1, y का घात कितना है 1। अब इस पद में भी आते हैं तो x का घात कितना है 1, इसमें y का घात कितना है 1। अब यहाँ पे देखा जाए x का घात 1, y का घात कितना आ गया 1। अगर इस पद की टोटल घात कितना है 2, इसका भी कितना है 2, इसका भी कितना है 2। ठीक है। xy है, xy है, xy है। क्लियर है। तो ये तीनों मेरा क्या हो गया, एक जातीय है। क्लियर। लेकिन यही चीज़ अगर आपका मान लीजिए कि कैसा रहता है, वो चीज़ हम देखते हैं। जो हम विजातीय में आता है, विजातीय पद। विजातीय पद में देखिए जैसे कि 4x ये हो गया, फिर यहाँ पे 4x²। अब यहाँ पे देखिए कि इसका अगर घात देखा जाए 1 है और इसका घात कितना है 2, कि दोनों इक्वल नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया, विजातीय पद हो गया। क्लियर है। और भी हमारा दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 5a² और -7ab²। अब यहाँ पे देखिए a का घात 2 है और यहाँ a का घात क्या है 1 है। अब यहाँ b का घात यहाँ पे 1 है, यहाँ b का घात कितना 2, लेकिन इन दोनों घात देखेंगे जोड़ के तो 3 होगा, इसमें भी क्या होगा 3 होगा। यहाँ पे दोनों का घात समान है, लेकिन यहाँ पे क्या दे रहे हैं, यहाँ पे a पे 2 है, यहाँ पे a पे 1 है, तो ये दोनों आपस में क्या इक्वल है क्या, नहीं। तो इस तरह का जो घात होगा उसको कहेंगे विजातीय घात। अब एक क्वेश्चन आपके मन में आएगा कि सर हम सजातीय और विजातीय घात को क्यों पढ़ें। देखिए आप क्या है, सहजातीय जो सहजातीय पद होंगे उसको आपस में क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, लेकिन विजातीय पद को आपस में क्या कर सकते हैं, ना जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं। लेकिन इसमें जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। ठीक है। लेकिन हाँ इसमें नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये चीज़ जानना होगा। सजातीय के साथ ही जुड़ेगा या तो घटेगा, विजातीय के साथ ना जुड़ेगा ना तो घटेगा।
तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, सजातीय और विजातीय पद क्या होता है। अब देखिए इसमें मैं ये बहुपद नहीं लिखा था, अब एक बहुपद को समझिए क्या क्या होता है। देखिए हमारे पास कोई भी, अगर हमारे पास कोई बहुपद है, बहुपद होने का क्या कंडीशन है, जैसे कि हमारे पास ये दिया है 2x³ - 5x² + 7x + 3। अब हमारे पास ये एक समीकरण है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको अगर हम लोग बहुपद कहेंगे तो बहुपद कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो हमारा होना चाहिए चर का जो होगा अधिकतम घात क्या करना होना चाहिए, एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। अधिकतम घात क्या होना चाहिए, एक पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या के बारे में आपको पता है कि पूर्ण संख्या होता है क्या है, 0 1 2 3 4 5 एक हमारा पूर्ण संख्या होना चाहिए, ना कि पूर्णांक होना चाहिए। जैसे कि -1 -2 -3 ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। या तो वो क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए, भिन्न के रूप में भी नहीं होना चाहिए। चर का अधिकतम घात, चर का अधिकतम घात जो होना चाहिए, अधिकतम घात एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक पूर्ण संख्या, तभी वो क्या होगा, बहुपद होगा, पूर्ण संख्या होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे x³ है, तो यहाँ पे x³ मतलब इसका अधिकतम घात क्या है, 3 है। तो ये और ये 3 हमारा क्या है, एक पूर्ण संख्या है, इसलिए क्या होगा, एक बहुपद कहलाएगा। क्लियर है। तो इस तरह करके आपको याद रखना बहुपद क्या होगा। अब जो हम लोग आएंगे, अब इसको थोड़ा सा समझते हैं बहुपद का घात। इसी के साथ हम आपको बता देते हैं बहुपद का घात क्या होता है। जैसे कि हमारे पास बहुपद की घात अगर देखा जाए, जिसका अधिकतम घात क्या होना चाहिए, मतलब सबसे बड़े वाला घात को हम लोग कहते हैं बहुपद की घात। मान लीजिए हमारे पास इक्वेशन इसमें दिया हुआ था, अगर इसमें हम पूछेंगे कि इसमें बहुपद की घात कितना है, तो कोई भी यहाँ पे जैसे पद जो दिखा हुआ है, इसमें सबसे अधिक वाला जो घात होगा उसका बहुपद की घात कहलाएगा। तो यहाँ पे सबसे अधिक कितना घात है, 3 है, तो ये हमारा बहुपद की घात कहलाएगा। सपोज दैट मान लीजिए हम यहाँ पे देख दें a³ b² फिर -7ab² + 3a²b - 5। अब इसमें देखा जाए बहुपद के अधिकतम घात कितना है, तो अब यहाँ पे देखो a⁻3 और 2 कितना हो गया, ये 5, a⁻2 और a⁻1 यहाँ पे कितना हो गया, 3। अब इसमें देखो a⁻2 और यहाँ पे 1 कितना हो गया, 3, और यहाँ पे तो क्या होगा, 0। तो यहाँ पे सिंपल सा देखिए, सबसे अधिक इसमें आ रहा, 5 इसमें आ रहा, तो बहुपद की ये क्या होगा, अधिक होगा। और इसी तरह और भी कोई भी ले सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम लिखते हैं 3x³ + 7x² + 5x + 4, ये दिया हुआ है। इसमें अगर देखा जाए इसका 3 है, इसमें 3 है, इसका x का 2 है, इसमें 1 है, इसमें 0 है। तो यहाँ पे बहुपद की सबसे अधिकतम घात कितना है, यहाँ पे 3 है, तो ये हमारा क्या होगा, बहुपद का घात कहलाएगा। सबसे अधिकतम वाला देखना है तो वही हमारा बहुपद का क्या होगा, घात होगा। तो चलिए हम लोग आगे 2 टॉपिक है उनको समझते हैं। अब देखिए हम लोग यहाँ समझेंगे बहुपद का मानक रूप। बहुपद का मानक रूप क्या होता है कि जो हमारा बहुपद है, x के घात का क्या होना चाहिए, आरोही क्रम होना चाहिए तो अवरोही क्रम। x का घात जो होना चाहिए, या तो चर का घात आरोही क्रम, मतलब कि बढ़ते क्रम में, या अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम में क्या होता है, घटते क्रम में होना चाहिए, घटते क्रम में होना चाहिए। अब इसको समझिए क्या हम बोल रहे हैं कि जो हमारा चर का घात है, मान लो कि यहाँ पे लिखते हैं x³ + x² + x प्लस यहाँ पे 1 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखिए यहाँ पे x पे घात 3 था, फिर 2 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर क्या हो गया, 0। अगर इस तरह का होता तो इसको हम लोग कहेंगे आरोही क्रम। आरोही क्रम, या तो हमारा चर का घात क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, आरोही क्रम में, सॉरी अवरोही क्रम हो गया, ये अवरोही क्रम हो गया, घटते क्रम में अवरोही, ठीक है। या तो अवरोही क्रम में होना चाहिए तो आरोही क्रम में। आरोही में क्या होगा, x⁻0 + x⁻1 x² + x³ या तो क्या होना चाहिए, आरोही क्रम में होना चाहिए, छोटा से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए।
तो ये इसका क्या कहलाएगा, मानक रूप कहलाएगा। इस तरह का होना चाहिए, तब इसको हम लोग बहुपद का मानक रूप कहेंगे। बेसिकली जैसे कि हम लोग ax² प्लस bx प्लस c, ये जैसे दो चर का बहुपद हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं x पे पावर 2 है, यहाँ पे 1 है, फिर x पे पावर 0 हो गया। मतलब किसी पे पावर 0 होगा, इसका वैल्यू 1, तो या तो x पे पावर 0 लिखो या तो 1 लिखो। तो ये इस तरह करके हमारा क्या होगा, जो चर मतलब कि बहुपद का जो मानक रूप होगा, तो ये इस क्रम में ही होगा, या तो अवरोही क्रम में होगा या तो आरोही क्रम में होगा। इसको याद रखना है। अब देखिए मेन पॉइंट आते हैं जो आपको आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उसके अनुसार से बहुपद का वर्गीकरण। हम लोग अब लास्ट समझते हैं बहुपद का वर्गीकरण, जो एग्ज़ाम में आपके पूछे जाते हैं। अब देखिए मेन पॉइंट यहाँ पे है बहुपद की वर्गीकरण पे हम लोग समझेंगे। बहुपद के वर्गीकरण को दो आधार पे बांटा गया। हम यहाँ पे समझते हैं दो आधार क्या है। पहला आधार हमारा जो होगा वो होगा हमारा पदों की संख्या के आधार पे, पदों की संख्या के आधार पर। दूसरा क्या होगा हमारा, चरों के घातांक के आधार पे, चरों के घातांकों के आधार पे, के आधार पर। अब यहाँ पे हमारा जैसे कि पदों के आधार पे क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है, पदों के आधार पे हमारा हो सकता है एक पदी, द्विपदी, फिर आएगा हमारा त्रिपदी, फिर क्या आएगा शून्य पद, शून्य बहुपद। ये आएगा हमारा पदों के आधार पे। और यहाँ पे अगर घातांकों के आधार पे देखा जाए तो क्या क्या आएगा, पहला आएगा रेखिक, दूसरा आएगा हमारा द्विघाती, तीसरा आएगा हमारा क्या त्रिघाती। ये 3 पॉइंट आएगा और इस पे बेस्ड आपके बोल सकते हैं क्वेश्चन है और उसको हम लोग समझेंगे। अगर यहाँ पे देखा जाए एक पदी मतलब क्या हो, जिसमें क्या होगा पद कितना हो चाहिए, एक ही पद हो। जैसे कि यहाँ पे हम लोग मान लें 9x एक ही पद है, या तो 7xy कुछ भी है, एक ही पद है, कॉमा दे के लिख रहे हैं 7xyz, या तो 8x² कुछ भी है, एक ही पद में हो रहा है, ये एक पद है, इसको हम लोग कहेंगे एक पदी। ये एक पद है तो इसको हम लोग कहेंगे एक पदी। द्विपदी में क्या दो पद होगा, जैसे 9x + y, यहाँ पे देख सकते हैं 2 पद है, एक ये एक ये। फिर यहाँ पे 7x + z कुछ भी लिख सकते हैं, ये 2 पद है। फिर 7 यहाँ पे कह सकते हैं y + 5, ये भी देख सकते हैं 2 पद है। ठीक है, जब 2 पद में होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, द्विपदी कहेंगे। और त्रिपदी में 3 पद आएगा, जैसे कि 7x + y + z 3 पद हो गया। फिर 7x + z + 6 3 पद हो गया, त्रिपदी होगा। और जिसमें एक भी पद नहीं होगा, मतलब कि कुछ नहीं है, मतलब उसको शून्य पद कहेंगे। जैसे कि मान लो 0x² - 0x या कुछ भी लिखोगे, ये हमारा शून्य पद है। लेकिन आपके एग्जाम में ये तीनों पे ही पूछा जाता है, इन तीनों को ही आपको याद रखना, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। अब यहाँ पे देखिए रेखिक, द्विघात और त्रिघात। अब देखिए चर के घात, चर का घात अगर 1 हुआ, अधिकतम घात, चर का अधिकतम, यहाँ पे हम लिख देते हैं अगर घात 1 हुआ, अधिकतम घात 1 हुआ तो रेखिक, अधिकतम घात अगर 2 हुआ द्विघाती, अधिकतम घात 3 हुआ तो त्रिघाती। बस एग्जाम्पल के लिए हम आपको दिखा देते हैं, जैसे कि 4x अधिकतम घात कितना है, रेखिक होगा। फिर यहाँ पे आप लिख सकते हैं कुछ भी 3x + 1, यहाँ पे चर का अधिकतम घात कितना 1, या फिर आप लिख सकते हैं 2x + 5, यहाँ पे x का अधिकतम घात कितना 1, तो ये हमारा रेखिक हो गया। द्विघाती में 2 होना चाहिए, जैसे 4x², यहाँ पे कितना है 2, तो ये हमारा क्या हो गया द्विघाती। अब यहाँ पे दूसरा लिख सकते हैं 4z² + 4, तो यहाँ पे z पे कितना 2, तो ये द्विघाती हो गया। कुछ भी मतलब कि अधिकतम घात कितना होना चाहिए 2। और यहाँ पे देखा है त्रिघाती में x³ / 3 + 5, x का घात कितना अधिकतम 3, तो त्रिघाती होगा। 7x³ यहाँ पे भी 3 है, त्रिघाती होगा। पद कितना भी होगा उससे मतलब नहीं रखता है, लेकिन अधिकतम घात कितना होना चाहिए 3, तो ये हमारा क्या कहलाएगा
त्रिघाती कहलाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा बोल सकते हैं बहुपद पे रिलेटेड, और भी जो भी आगे जो हम डिस्कस करेंगे आपके एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये बेसिक समझाना मुझे बहुत ज़रूरी था। और एक बार ज़रूर आप भी नोट कर लीजिएगा, पूरा समझ लीजिएगा, ताकि आगे जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे बेहतर तरीके से समझ में आए। तो वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और किसी तरह का डाउट्स हैं तो आप हमारे अभी क्लासेस डाउट्स पे जाके वहाँ पे क्वेश्चन दें, उनका आंसर आपको 24 घंटे के अंदर मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।